पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या। 1924 के दौरान पंजाब में भाषा विवाद चल रहा था। पंजाबी भाषा की लिपि के प्रश्न पर उर्दू और हिंदी के पक्षधरों में बहस जारी थी। भगत सिंह भी इस बहस पर अपने विचार बनाने लगे थे। पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या पर यह लेख उन्होंने पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन के आमंत्रण पर लिखा था और अव्वल मानकर सम्मेलन ने इस पर 50 रुपये का इनाम भी दिया था। यह लेख सम्मेलन के प्रधानमंत्री श्री भीमसेन विद्यालंकार ने सुरक्षित रखा और भगत सिंह की शहादत के बाद 28 फरवरी 1933 के हिंदी संदेश में प्रकाशित किया। पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या भाग 2। फिर सिखों की बारी आई। उनका सारा साहित्य गुरुमुखी लिपि में है। भाषा में अच्छी खासी हिंदी है, परंतु मुख्य पंजाबी भाषा है। इसलिए सिखों ने गुरुमुखी लिपि में लिखे जाने वाली पंजाबी भाषा को ही अपना लिया। वे उसे किसी तरह छोड़ न सकते थे। वे उसे मजहबी भाषा बनाकर उससे चिपट गए। इधर आर्य समाज का आविर्भाव हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समस्त भारतवर्ष में हिंदी प्रचार करने का भाव रखा। हिंदी भाषा आर्य समाज का एक धार्मिक अंग बन गई। धार्मिक अंग बन जाने से एक लाभ तो हुआ कि सिखों की कट्टरता से पंजाब की रक्षा हो गई और आर्य समाजियों की कट्टरता से हिंदी भाषा ने अपना स्थान बना लिया। आर्य समाज के प्रारंभ के दिनों में सिखों तथा आर्य समाजियों की धार्मिक सभाएं एक ही स्थान पर होती थी। तब उनमें कोई भिन्न भेदभाव न था, परंतु पीछे सत्यार्थ प्रकाश के किन्हीं दो एक वाक्यों के कारण आपस में मनोमालिन्य बहुत बढ़ गया और एक दूसरे से घृणा होने लगी। इसी प्रवाह में बहकर सिख लोग हिंदी भाषा को भी घृणा की दृष्टि से देखने लगे। औरों ने इसकी ओर किंचित भी ध्यान न दिया। बाद में कहते हैं कि आर्य समाजी नेता महात्मा हंसराज जी ने लोगों से कुछ परामर्श किया था कि यदि वह हिंदी लिपि को अपना ले तो हिंदी लिपि में लिखे जाने वाली पंजाबी भाषा यूनिवर्सिटी में मंजूर करवा लेंगे। परंतु दुर्भाग्यवश वे लोग संकीर्णता के कारण और साहित्यिक जागृति के न रहने के कारण इस बात के महत्व को न समझ सके और वैसा न हो सका। खैर, तो इस समय पंजाब में 3 मत है। पहला, मुसलमानों का उर्दू संबंधी कट्टर पक्षपात। दूसरा, आर्य समाजी तथा कुछ हिंदुओं का हिंदी संबंधी। तीसरा, पंजाबी का। इस समय हम एक एक भाषा के संबंध में कुछ विचार करें तो अनुचित न होगा। सबसे पहले हम मुसलमानों का विचार रखेंगे। वे उर्दू के कट्टर पक्षपाती है। इस समय पंजाब में इसी भाषा का जोर भी है। कोर्ट की भाषा भी यही है। और फिर मुसलमान सज्जनों का कहना यह है कि उर्दू लिपि में ज़्यादा बात थोड़े स्थान में लिखी जा सकती है। यह सब ठीक है, परंतु हमारे सामने इस समय सबसे मुख्य प्रश्न भारत को एक राष्ट्र बनाना है। एक राष्ट्र बनाने के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है, परंतु यह एकदम हो नहीं सकता। उसके लिए कदम कदम चलना पड़ता है। यदि हम अभी भारत की एक भाषा नहीं बना सकते तो कम से कम लिपि तो एक बना देनी चाहिए। उर्दू लिपि तो सर्वांग संपूर्ण नहीं कहला सकती। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका आधार फारसी भाषा पर है। उर्दू कवियों की उड़ान, चाहे वे हिंदी भारतीय ही क्यों न हो, ईरान के साकी और अरब की खजूरों को जा पहुंचती है। काजी नज़र उल इस्लाम की कविता में तो धूर्जटी, विश्वामित्र और दुर्वासा की चर्चा बार बार है, परंतु हमारे पंजाबी हिंदू उर्दू कवि उस ओर ध्यान तक भी न दे सके। क्या यह दुख की बात नहीं? इसका मुख्य कारण भारतीयता और भारतीय साहित्य से उनकी अनभिज्ञता है। उनमें भारतीयता आ ही नहीं पाती, तो फिर उनके रचित साहित्य से हम कहाँ तक भारतीय बन सकते हैं? केवल उर्दू पढ़ने वाले विद्यार्थी भारत के पुरातन साहित्य का ज्ञान नहीं हासिल कर सकते। यह नहीं कि उर्दू जैसी साहित्यिक भाषा में उन ग्रंथों का अनुवाद नहीं हो सकता, परंतु उसमें ठीक वैसा ही अनुवाद हो सकता है जैसा कि एक ईरानी को भारतीय साहित्य संबंधी ज्ञानोपार्जन के लिए आवश्यक हो। हम अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में केवल इतना ही कहेंगे कि जब साधारण आर्य और स्वराज्य आदि शब्दों को आर्या और स्वराजिया लिखा और पढ़ा जाता है तो गूढ़ तत्वज्ञान संबंधी विषयों की चर्चा ही क्या। अभी उस दिन श्री लाला हरदयाल जी एमए की उर्दू पुस्तक कौमें किस तरह जिंदा रह सकती है का अनुवाद करते हुए सरकारी अनुवादक ने ऋषि नाचिकेता को उर्दू में लिखा होने से नीची कुतिया समझकर ए बिच ऑफ लो ओरिजिन अनुवाद किया था।
इसमें न तो लाला हरदयाल जी का अपराध था न अनुवादक महोदय का। इसमें कसूर था उर्दू लिपि का और उर्दू भाषा की हिंदी भाषा तथा साहित्य से विभिन्नता का। शेष भारत में भारतीय भाषाएं और लिपियां प्रचलित है। ऐसी अवस्था में पंजाब में उर्दू का प्रचार कर क्या हम भारत में एकदम अलग थलग हो जाएं? नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उर्दू के कट्टर पक्षपाती मुसलमान लेखकों की उर्दू में फ़ारसी का ही आधिक्य रहता है। जमींदार और सियासत आदि मुसलमान समाचार पत्रों में तो अरबी का जोर रहता है, जिसे एक साधारण व्यक्ति समझ भी नहीं सकता। ऐसी दशा में उसका प्रचार कैसे किया जा सकता है? हम तो चाहते हैं कि मुसलमान भाई भी अपने मजहब पर पक्के रहते हुए ठीक वैसे ही भारतीय बन जाए जैसे कि कमाल टर्क हैं। भारतोद्धार तभी हो सकेगा। हमें भाषा आदि के प्रश्न को मार्मिक समस्या न बनाकर खूब विशाल दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसके बाद हम हिंदी पंजाबी भाषाओं की समस्या पर विचार करेंगे। बहुत से आदर्शवादी सज्जन समस्त जगत को एक राष्ट्र विश्व राष्ट्र बना हुआ देखना चाहते हैं। यह आदर्श बहुत सुंदर है, हमको भी इसी आदर्श को सामने रखना चाहिए। उस पर पूर्णतः आज व्यवहार नहीं किया जा सकता, परंतु हमारा हर एक कदम, हमारा हर एक कार्य इस संसार की समस्त जातियों, देशों तथा राष्ट्रों को एक सूत्र में बांधकर सुख वृद्धि करने के विचार से उठना चाहिए। उससे पहले हमको अपने देश में यही आदर्श कायम करना होगा। समस्त देश में एक भाषा, एक लिपि, एक साहित्य, एक आदर्श और एक राष्ट्र बनना पड़ेगा। परंतु समस्त एकताओं से पहले एक भाषा का होना ज़रूरी है, ताकि हम एक दूसरे को भली भांति समझ सकें। एक पंजाबी और एक मद्रासी इकट्ठा बैठकर केवल एक दूसरे का मुंह ही न ताके, बल्कि एक दूसरे के विचार तथा भाव जानने का प्रयत्न करे। परंतु यह पराई भाषा अंग्रेजी में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की अपनी भाषा हिंदी में। यह आदर्श भी पूरा होते होते अभी कई वर्ष लगेंगे। उसके प्रयत्न में हमें सबसे पहले साहित्यिक जागृति पैदा करनी चाहिए, केवल गिनती के कुछ एक व्यक्तियों में नहीं, बल्कि सर्वसाधारण में। सर्वसाधारण में साहित्यिक जागृति पैदा करने के लिए उनकी अपनी भाषा ही आवश्यक है। इसी तर्क के आधार पर हम कहते हैं कि पंजाब में पंजाबी भाषा ही आपको सफल बना सकती है। अभी तक पंजाबी साहित्यिक भाषा नहीं बन सकी है और समस्त पंजाब की एक भाषा भी वह नहीं है। गुरुमुखी लिपि में लिखी जाने वाली मध्य पंजाब की बोलचाल की भाषा को ही इस समय तक पंजाबी कहा जाता है। वह न तो अभी तक विशेष रूप से प्रचलित ही हो पाई और न ही साहित्यिक और वैज्ञानिक ही बन पाई। उसकी ओर पहले तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, परंतु अब जो सज्जन उस ओर ध्यान भी दे रहे हैं, उन्हें लिपि की अपूर्णता बेतरह अखरती है। संयुक्त अक्षरों का अभाव और हलंत न लिख सकने आदि के कारण उसमें भी ठीक ठीक सब शब्द नहीं लिखे जा सकते, और तो और पूर्ण शब्द भी नहीं लिखा जा सकता। यह लिपि तो उर्दू से भी अधिक अपूर्ण है, और जब हमारे सामने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर सर्वांग संपूर्ण हिंदी लिपि विद्यमान है, फिर उसे अपनाने में हिचक क्या? गुरुमुखी लिपि तो हिंदी अक्षरों का ही बिगड़ा हुआ रूप है। आरंभ में ही उसका ऊ का ऊ, ए का ए बना हुआ है, और मैं, ठे, टे आदि तो वे ही अक्षर हैं। सब नियम मिलते हैं, फिर एकदम उसे ही अपना लेने से कितना लाभ हो जाएगा? सर्वांग संपूर्ण लिपि को अपनाते ही पंजाबी भाषा उन्नति करना शुरू कर देगी, और उसके प्रचार में कठिनाइयाँ ही क्या है? पंजाब की हिंदू स्त्रियाँ इसी लिपि से परिचित है। डीएवी स्कूलों और सनातन धर्म स्कूलों में हिंदी ही पढ़ाई जाती है। ऐसी दशा में कठिनाई ही क्या है? हिंदी के पक्षपाती सज्जनों से हम कहेंगे कि निश्चय ही हिंदी भाषा ही अंत में समस्त भारत की एक भाषा बनेगी, परंतु पहले से ही उसका प्रचार करने से बहुत सुविधा होगी। हिंदी लिपि के अपनाने से ही पंजाबी हिंदी की सी बन जाती है, फिर तो कोई भेद ही नहीं रहेगा, और इसकी ज़रूरत है इसलिए कि सर्वसाधारण को शिक्षित किया जा सके, और यह अपनी भाषा के अपने साहित्य से ही हो सकता है। पंजाबी की यह कविता देखिए, ओ राहिया राहे जान दया सुन जा गल मेरी, सिर ते पग तेरे वलैत दी इन्हू फूक मात डाला। और इसके मुकाबले में हिंदी की बड़ी बड़ी सुंदर कविताएं कुछ प्रभाव न कर सकेंगी, क्योंकि वह अभी सर्वसाधारण के हृदय के ठीक भीतर अपना स्थान नहीं बना सकी है। वह अभी कुछ और बहुत पराई सी दिख पड़ती है, कारण कि हिंदी का आधार संस्कृत है।
पंजाब उससे कोसों दूर हो चुका है। पंजाबी में फ़ारसी ने अपना प्रभाव बहुत कुछ रखा है। यथा चीज़ का जमा चीज़ें न होकर फ़ारसी की तरह चीज़ां बन गया है। यह असूल अंत तक कार्य करता दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पंजाबी के निकट होने पर भी हिंदी अभी पंजाबी हृदय से काफ़ी दूर है। हाँ, पंजाबी भाषा के लिए लिपि में लिखे जाने पर और उसके साहित्य बनाने के प्रयत्न में निश्चय ही वह हिंदी के निकटतर आ जाएगी। प्रायः सभी मुख्य तर्कों पर तर्क किया जा चुका है। अब केवल एक बात कहेंगे। बहुत से सज्जनों का कथन है कि पंजाबी भाषा में माधुर्य, सौंदर्य और भावुकता नहीं है। यह सरासर निराधार है। अभी उस दिन लछिए जीते तू पानी डोलिया, ओथे उग पए संदल दे बूटे वाले गाने के माधुर्य ने कविंद्र रविंद्र तक को मोहित कर लिया और वे झट अंग्रेजी में अनुवाद करने लगे। ओ लच्छी, वेयर देयर स्पिल्ट वाटर, वेयर देयर स्पिल्ट वाटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और बहुत से और उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। निम्न वाक्य क्या किसी अन्य भाषा की कविताओं से कम है? पिपले दे पत्त्या वे कहीं खड़खड़ लाइए, पत्ते जड़े पुराने हुण, रत नव्या दी आईया। और फिर जब पंजाबी अकेला अथवा समूह बैठा हो तो गोहर के ये पद जितना प्रभाव करेंगे उतना कोई और भाषा क्या करेगी। लाम लखां ते करोड़ा दे शाह, वेखे न मुसाफिरां कोई उधार देंदा। और फिर अब तो दर्द मस्ताना दीवाना बड़े अच्छे अच्छे कवि पंजाबी की कविता का भंडार बढ़ा रहे हैं। ऐसी मधुर, ऐसी विमुग्धकारी भाषा तो पंजाबियों ने ही न अपनाई। यही दुख है, अब भी नहीं अपनाते। समस्या यही है, हर एक अपनी बात के पीछे मजहबी डंडा लिए खड़ा है। इसी अड़ंगे को किस तरह दूर किया जाए, यही पंजाब की भाषा तथा लिपि विषयक समस्या है। परंतु आशा केवल इतनी है कि सिखों में इस समय साहित्यिक जागृति पैदा हो रही है, हिंदुओं में भी है। सभी समझदार लोग मिलकर बैठकर निश्चय ही क्यों नहीं कर लेते। यही एक उपाय है इस समस्या को हल करने का। मजहबी विचार से ऊपर उठकर इस प्रश्न पर गौर किया जा सकता है, वैसे ही किया जाए और फिर अमृतसर के प्रेम जैसे पत्र की भाषा को ज़रा साहित्यिक बनाते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी भाषा को मंजूर करा देना चाहिए। इस तरह सब बखेड़ा तय हो जाता है। इस बखेड़े के तय होते ही पंजाब में इतना सुंदर और ऊंचा साहित्य पैदा होगा कि यह भी भारत की उत्तम भाषाओं में गिनी जाने लगेगी। भगत सिंह।